हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओएसएससी के एटीओ आईटीआई वेल्डर ट्रेड की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो जिन कैंडिडेट्स ने उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर में आईटीआई की वेल्डर ट्रेड से फिल किया है, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये आपका ओएसएससी के द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन पर ही आधारित है। तो इसमें सबसे पहले हम टेक्निकल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टेक्निकल सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वेल्डर ट्रेड से आपका सबसे पहले रहेगा सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। मेटल जॉइनिंग प्रोसेस जैसे आपका परमानेंट हो गया, टेम्परेरी हो गया, ठीक है, सेमी परमानेंट हो गया, तो उनके बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद है आपका आर्क वेल्डिंग। देखिए आर्क वेल्डिंग में आपको क्या क्या स्टडी करना है। आर्क वेल्डिंग से आपका आर्क वेल्डिंग के टाइप्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, उसका प्रोसीजर हो गया, ठीक है, ये स्टडी करना है। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड से आपका उसके टाइप्स रहेगा, उसका मटेरियल्स कौन कौन सा मटेरियल्स इलेक्ट्रोड बनाने के लिए यूज़ होता है और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट है आपका गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में गैस वेल्डिंग के टाइप्स हैं, इक्विपमेंट्स है और उसका प्रोसीजर है। उसके बाद है वेल्डिंग ऑफ, यानी कि जैसे हम का स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग कैसे करते हैं, कास्ट आयरन की वेल्डिंग कैसे करते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम एंड ब्रासिन की वेल्डिंग कैसे की जाती है, ठीक है, तो आपको इनके बारे में स्टडी करना है। उसके बाद है आपका सोल्डर एंड ब्रेजिंग। उसके बाद है आपका डिस्टोर्शन एंड कंट्रोल। उसके बाद है आपका ऑक्सी एस्टिलीन कटिंग। उसके बाद है आपका पाइप वेल्डिंग, फिर आपकी वेल्डिबिलिटी। उसके बाद है आपका न्यूवर वेल्डिंग प्रोसेस। तो न्यूवर वेल्डिंग प्रोसेस में जैसे आपका फ्रिक्शन वेल्डिंग हो गया, जो जनरली एल्यूमिनियम पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एंड लेजर बीम वेल्डिंग हो गया, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, तो उनका आपको स्टडी करके चलना है, ठीक है। उसके बाद है आपका हार्ड फेसिंग, फिर आपके वेल्डिंग डिफेक्ट्स। उसके बाद है आपका इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। तो ये तो था आपका वेल्डिंग का सिलेबस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो वेल्डिंग की ट्रेड है उसका 1 ईयर का कोर्स होता है, तो उसका इतना लेंथी सिलेबस नहीं है, एक लिमिटेड सिलेबस है, तो आप इसको इजीली स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और इसको आपको जो स्टडी करके चलना है वो आईटीआई प्लस डिप्लोमा दोनों ही लेवल पर स्टडी करके चलना है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि देखिए जब क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ क्वेश्चन तो आपके आईटीआई लेवल पर ही होते हैं, लेकिन जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आपके डिप्लोमा लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं। और जब उस टाइम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक्सेस करने में, उनको क्रैक करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए एक एडिशनल चीज़ पे आपको फोकस करना है। एक बुक आती है जो डिप्लोमा में हम पढ़ते हैं, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, वो होती है डिप्लोमा लेवल की बुक। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसमें आपको वेल्डिंग का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, तो वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, इसको स्टडी करने से एक तो आपको वेल्डिंग के रिगार्डिंग और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन का जो लेवल है उसकी अप्रोच आपकी और बढ़ जाएगी। तो ये तो था आपका वेल्डिंग का सिलेबस टेक्निकल। अब बात कर लेते हैं इसके नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो नॉन टेक्निकल सिलेबस से आपका रहेगा सबसे पहले आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर डेवलपमेंट है, कंप्यूटर फंडामेंटल है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज है। कंप्यूटर की जितनी भी आपकी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज होती है, जिसमें आपका मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा एक्सेट्रा, उनके बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में आपका सीपीयू होता है, सीपीयू के पार्ट्स, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। साथ ही आपको कंप्यूटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में स्टडी करना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर का वर्किंग प्रिंसिपल है वो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट है, यानी कंप्यूटर जो होता है वो आईपीओ साइकिल पर वर्क करता है। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से आपको सॉफ्टवेयर के टाइप्स और इसके बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद है आपका एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जनरली आपका एमएस वर्ड रहेगा, पावर पॉइंट रहेगा, एमएस एक्सेल रहेगा। उसके बाद है इंटरनेट। इंटरनेट के बाद आपको कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस से आपको कंप्यूटर वायरस के टाइप्स उसके बारे में स्टडी करना। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में आपको स्टडी करना। उसके बाद है मेमोरी। मेमोरी में आपका प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी यूनिट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम एंड रोम आती है, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एक्सेट्रा, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। मेमोरी यूनिट्स में आपका जैसे आपका 1 GB में कितने MB होगा, ठीक है, 1 MB में कितने KB होगा, उसके बारे में स्टडी करना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, उसके फंक्शन, उसके बारे में आपको स्टडी करना है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या फंक्शंस होते हैं। डाटा कम्युनिकेशन है, उसके बाद आपका शॉर्टकट कीज। तो ये था आपका कंप्यूटर का सिलेबस। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। इंग्लिश से आपका रहेगा आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजैक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंस। टेंस में जनरली जो टेंस हम स्टडी करते हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसके अलावा आपको सेंटेंस के टाइप्स को भी स्टडी करना है, जैसे इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इनके बारे में आपको स्टडी करना है। दियर इट वाले सेंटेंस में आपको पढ़ना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के रिगार्डिंग, तो इनको भी आपको स्टडी करके चलना है। उसके बाद है मॉडल्स। मॉडल्स में आपका कैन, कुड, मे, माइट, ये सब रहेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब यूज़ की जाती है और टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब यूज़ की जाती है, उनका क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद आपका एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनसे जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं पूछ जाते हैं। तो एक्टिव पैसिव जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट,
जो हम जनरली सेंटेंस की चेंज करके देखते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ईटीसी, ठीक है। इसके अलावा आपको इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और साथ ही साथ दियर, इट और मॉडल्स के भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव चेंज करके देखने, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको सभी स्टडी करके चलना है, और फिर भी जो आपका थोड़ा हाई लेवल का है उसको भी थोड़ा आपको स्टडी करके चलना है, जिससे जब आप क्वेश्चन को देखो तो आप उसको अच्छे से एक्सेस कर सको। उसके बाद आपका इडियम एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं। इसके साथ साथ आपको वोकेबुलरी पे ही फोकस करना होगा, क्योंकि वोकेबुलरी मस्ट है, क्योंकि इसके लिए अगर आप जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आपको आएंगे तो उसमें वोकेबुलरी का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो वोकेबुलरी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, रीडिंग आपको करनी है, ठीक है। आप पैराग्राफ की रीडिंग करिए, ठीक है, और उनका जो जो वर्ड है उसका सिनोनिम्स जनरली स्टडी करिए, तभी आपकी वोकेबुलरी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद है रीडिंग सेंटेंस एंड पैराग्राफ, उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। तो मैथ से रहेगा आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एंड रेशो, एसआई एंड सीआई, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, एलसीएम एंड एचसीएम, ट्रिग्नोमेट्री, फॉर्मूला एंड रेशो, एल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड फैक्टर, एरिया प्लेन फिगर, मेंसुरेशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि एक अलग से मैथमेटिक्स के साथ इन्होंने अलग से एक चीज़ ऐड कर दिया, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में उन्होंने कहा है कि चार्ट, ग्राफ और टेबल से क्वेश्चन आएंगे, और एक इन्होंने क्या हुआ, डाटा सफिशिएंसी। तो जनरली जो आपका 10th लेवल का जो स्टैंडर्ड्स है उसी के आधार पर आपका डाटा इंटीग्रेशन और डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं कि आप बैंकिंग लेवल पे इस चीज़ को स्टडी करना शुरू कर दो, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पढ़ो और बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सभी सब्जेक्ट पर फोकस कर चलना है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों को ही बैलेंस करके चलना है। तो आप जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, जो डाटा सफिशिएंसी को 10th लेवल तक आप स्टडी कर सकते हैं। बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन सोल्व आप नहीं कर पाओगे। तो इसका आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, ये इतना हार्ड भी नहीं है, काफ़ी एक बार दो बार जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, दो तीन बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको काफ़ी ईजी लगना शुरू हो जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, तभी वहाँ पर आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक वर्बल पार्ट, एक आपका नॉन वर्बल पार्ट। तो वर्बल पार्ट से आपका रहेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स टेस्ट, सीरीज है आपकी अल्फान्यूमेरिक, सिटिंग अरेंजमेंट है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, डायरेक्शन टेस्ट है, ब्लड रिलेशनशिप है, सिलोजिज्म है, वेन डायग्राम है, स्टेटमेंट एंड एजप्शंस है, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। उसके बाद है आपका नॉन वर्बल पार्ट। नॉन वर्बल पार्ट से आपका रहेगा सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिरर एंड वाटर इमेज, कंप्लीशन ऑफ फिगर। देखिए सारा का सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट्स हाँ अपने टेक्निकल पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि टेक्निकल हम जो होते हैं लगभग 70 से 80 से 90% भी कर लेते हैं इजीली, लेकिन वहाँ पर फिर नॉन टेक्निकल में ही प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे जब सभी कैंडिडेट्स अपना टेक्निकल कर लेते हैं तो जो सिलेक्शन का जो बेस बन जाए तो फिर नॉन टेक्निकल पर बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यह है कि आप नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों पर ही फोकस करके चले, और तभी आप अपना उसमें अपना बेस्ट दे पाएंगे, क्योंकि दोनों ही सिलेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप एक चीज़ पर ही फोकस करें कि नॉन टेक्निकल पर भी या टेक्निकल पर ही, तो दोनों को ही बैलेंस करके चलना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस। देखिए जनरल अवेयरनेस को हमने पाँच पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, 5 पार्ट्स। इसमें जो हमारे 5 पार्ट्स हैं उसमें आपको एक तो है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो करंट अफेयर्स आपका रहेगा अप टू लास्ट 6 मंथ, यानी कि जनरली जो अभी एग्जाम आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि जो आपकी करंट अफेयर्स हैं वो लगभग लास्ट 6 मंथ के उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मोस्टली लास्ट 6 मंथ के क्वेश्चन स्टडी कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम 3 मंथ का स्टडी कर लीजिए, वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन आपको थोड़ा पढ़ के चलना पड़ेगा, ताकि कुछ क्वेश्चन तो आप वहाँ पे इसको सोल्व करो ही, ठीक है। तो ये तो था आपका करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है। और मैं तो कहूँगा आप लगभग 6 मंथ की आप स्टडी कर लीजिए, उसमें आपको फिर कोई डाउट रहेगा ही नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री से आपका हड़प्पा हिंदू सिविलाइजेशन, हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता है। रिलीजियस मूवमेंट है, रिलीजियस मूवमेंट से आपका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है, मौर्य पीरियड है, गुप्त पीरियड है, सल्तनत पीरियड है, दिल्ली सल्तनत है, मुगल पीरियड है, ब्रिटिश पीरियड है। ब्रिटिश पीरियड में आपका गवर्नर जनरल वॉइसरॉय है, इनके कौन कौन से गवर्नर जनरल वॉइसरॉय थे और उनके टाइम में कौन से एक्ट आए और क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में आपको स्टडी करना है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, द गांधी रहे। देखिए जो नॉन टेक्निकल का जो जनरल अवेयर्स का सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। तो आपको ये नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल एक्सट्रीम लेवल पर स्टडी करो, आपको उसको बेसिक लेवल पर स्टडी करना है। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जियोग्राफी। जियोग्राफी से आपका प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स हैं, एटमॉस्फेयर, विंड एंड क्लाउड्स है, इजलैंड है, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज है, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स है, मेजर इंडस्ट्रीज है, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट है, पावर रिसोर्स ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट, रिवर एंड रोड्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क है, मैप लाइन्स है, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये तो था आपका जियोग्राफी। उसके बाद बात कर लेते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी से जो आपके क्वेश्चन है केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ही रहेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन से आपका रहेगा इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, शेड्यूल, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाँ कौन कौन सी आपकी जो सोर्सेज है
वो कहाँ से ली गई है, अडोप्ट की गई है, ठीक है। इसके बाद आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी होती है, ठीक है, कौन कौन सी होती है, फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में स्टडी करना है। उसके बाद स्पेशल फीचर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द सुप्रीम कोर्ट, तो ये जो है हमारा द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द सुप्रीम कोर्ट, इनके वर्क एंड पावर के बारे में आपको स्टडी करना है। पार्लियामेंट्री टर्म्स से इंपॉर्टेंट कमीशन से। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी से आपका रहेगा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, जीडीपी है, टैक्स सिस्टम है, जीएसटी है, इकोनॉमिक्स कमिटीज एंड कमीशन है, बजट है, इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल टर्म है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। उसके बाद बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। देखिए जो हमारा जनरल अवेयर्स का सिलेबस है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, और इनसे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक, जैसे आपका इंपॉर्टेंट डेट एंड पैलेस हो गया, बुक्स एंड अथर्स हो गया, स्पोर्ट्स एंड गेम्स हो गया, ठीक है, कमेटीज एंड कमीशंस हो गया, इंपॉर्टेंट बैटल्स हो गया, रिफॉर्म एक्ट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी कौन कौन से उसके बारे में आपको स्टडी करना है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देयर हेडक्वार्टर्स, जैसे हमारा यूएन हो गया, डब्ल्यूएच हो गया, डब्ल्यूटी हो गया, रेड क्रॉस हो गया, ठीक है। तो इनके इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो उसके बारे में आपको स्टडी करना है। तो ये तो था आपका वेल्डिंग ट्रेड के रिगार्डिंग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस। ये सिलेबस एक ऑथेंटिक सिलेबस है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको आप स्टडी कर लीजिए। इसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो अभी कैंडिडेट से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो इसको एक बार अच्छे से देख ले, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहेगा। तो आज की स्टूडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।